वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज हम अपने ज्योमेट्री का पार्ट 8 देखेंगे। इससे पहले ज्योमेट्री पे हम पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 डिस्कस कर चुके हैं, जिस पे कि हमने ज्योमेट्री की थ्योरी डिस्कस की है। क्लियर। अब पार्ट 8, 9, 10 पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो थ्योरी हमने डिस्कस की है। उसके बाद दोबारा हम ट्राइंगल की थ्योरीज पे आएंगे, जिस पे हम राइट एंगल ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स देखेंगे, और उसके दो तीन लेक्चर्स पे उसके बाद फिर ट्राइंगल की एक थॉरो हम 7-8 लेक्चर्स देखेंगे, जिसपे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर। ठीक है। जो लोग ये लेक्चर पहली बार यहाँ से देख रहे हैं पार्ट 8, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को सीक्वेंस में देखें और सबसे पहले पार्ट 1 देखें, पार्ट 2 एंड सो ऑन। तभी आप लोगों की ज़्यादा क्लैरिटी बन पाएगी टॉपिक में। क्लियर। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके CGL प्रीवियस ईयर्स के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जो लेवल होने वाला है वो CGL का लेवल तो यहीं पर ही होने वाला है। क्लियर। देखो क्वेश्चन है, G इज द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपने बोल दिया ये A है, ये B है, ये C है। क्लियर। G इज द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC। सेंट्रॉइड है मतलब क्या है, ये एक कोई मीडियन आ रहा होगा और मीडियन पे वो पॉइंट है G, जो कि हमारा क्या है, सेंट्रॉइड है। ठीक है। इफ AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स, बोलता है AB कितना है, 10 सेंटीमीटर, तो आपको निकालना है देन फाइंड द लेंथ ऑफ AG। AG का कितना लेंथ होगा। क्लियर। अब देखो लेंथ के लिए, इसीलिए मैंने आपको प्रॉपर्टीज पहले सारी करा दी है। जैसे ही लेंथ होगा तो आपको पता है AG, मैं इसे बोल देता हूँ GD। आपको पता है AG इज टू GD क्या होगा, 2:1 के रेशियो में होता है। और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये क्या है, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब मेरा टारगेट क्या है यहाँ पर, अगर कहीं से मैं AD की लेंथ निकाल लूँ, मेरा टारगेट यह है कि कहीं से मैं अगर AD की लेंथ निकाल लूँ, मतलब लेंथ ऑफ मीडियन निकाल लूँ, अगर मैं लेंथ ऑफ मीडियन निकाल लूँ तो मेरा तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होने वाला है। ठीक है। और देखो वैसे तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में मीडियन ही एज अ एल्टीट्यूड सबकी तरह बिहेव करता है, बट वो छोड़ो अभी। ठीक है। अच्छा, लेंथ ऑफ मीडियन निकालने के लिए कौन सा फार्मूला डिस्कस किया था हम लोगों ने, अपॉलिनस थ्योरम डिस्कस किया है, आप लोगों को पता होना चाहिए एकदम। तो आपको पता है मीडियन है तो ये 5 का होने वाला है, ये 5 का होने वाला है। तो अपॉलिनस थ्योरम क्या बोलता है, अपॉलिनस थ्योरम बोलता है कि भाई AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यही तो है ना अपॉलिनस थ्योरम। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस AC 100 इज इक्वल टू 2 AD का स्क्वायर तो हमें निकालना है, प्लस BD इज 5, दैट इज 25। तो ये कितना आ जाएगा, 200 डिवाइड बाय, यहाँ से 2 से डिवाइड हो गया तो 100 रह गया, 100 में से 25 माइनस रह गया तो AD स्क्वायर क्या रह जाएगा आपके पास, ये रह जाएगा 75। तो AD कितना आ जाएगा, AD आ जाएगा 5√3। क्लियर। AD आ गया आपके पास, ये पूरा AD आ गया। अब देखो ये है, मान लो ये मीडियन है, ये A है, ये G पॉइंट है, ये D है, ये 2 है, ये 1 है। तो AG का लेंथ कितना होगा, और ये पूरे का लेंथ भी हमें पता है 5√3। वैसे रेशियो मैंने पढ़ा नहीं, बट इतना तो आपको पता होगा। AG कितना होगा, AG होगा 2 आउट ऑफ टोटल 3। यही है ना रेशियो का मतलब। AG इज टू GD आपको पता है 2:1 का है, इसका मतलब अगर ये पूरा 3 का है तो उसमें AG कितना है, 2 का है। तो वही मैंने लिख दिया भाई, AG 2 का है और ये पूरा 3 का है, इंटू 5√3।
क्लियर? तो ये कितना आ गया आपके पास? ये आ गया आपके पास 10√3/3 सेंटीमीटर। क्लियर? होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, देखो तो आपको जब सेंट्रॉइड की सारी प्रॉपर्टी पता थी तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं था। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। आपको निकालना है ए जी। जहां जैसे ही उसने ए जी पूछा तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार ए जी इज टू जी डी 2:1 होता है। उसके बाद आपके दिमाग पे क्लिक होना चाहिए यार कहीं से अगर ए डी निकल जाएगा तो मैं आराम से कर सकता हूँ क्वेश्चन को। तो एडी को निकालने के लिए आपने बोला लेंथ ऑफ मीडियन है एडी, तो आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए यार लेंथ ऑफ मीडियन के लिए कौन सा थ्योरम यूज करते हैं हम? अपोलिनस थ्योरम। तो बस आपने अपोलिनस थ्योरम लगाया और आपने एडी की लेंथ निकाल ली इजीली। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, बोलता है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जैसे ही वो बोले आइसोसेलेस ट्राइंगल एकदम दिमाग में क्लिक होने वाला है कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। दिस इज ए, एक प्रॉपर्टी मैं आप लोगों से डिस्कस करना भूल गया था, वो प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, उसने बोला ए बी इज इक्वल टू ए सी। जहां उसने ए बी इज इक्वल टू ए सी बोल दिया आपके दिमाग में होना चाहिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्लियर? उसने बोला ए डी इज मीडियन टू द बेस बी सी। उसने बोला ए डी क्या है मेरा? मीडियन है बेस बी सी में विथ एंगल ए बी सी। ए बी सी कितना है? कह रहा है ये 35 डिग्री का है। क्लियर? तो आपके दिमाग में एकदम क्लिक हो जाना चाहिए ये भी कितने का होने वाला है? 35 डिग्री का होने वाला है। उसने आपसे पूछा क्या है? उसने बोला है व्हाट इज एंगल बी ए डी। आपको ये निकालना है ये वाला एंगल कितने का होगा। क्लियर? अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल की जब हम प्रॉपर्टी कर रहे थे तो मैं वहां पर एक बात बताना भूल गया था, उसे नोट आप वहीं पे नोट कर लेना, नोट डाल के वहीं पे लिख लेना। ठीक है, जो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। मान लो ये वाले दो साइड इक्वल है और यहां से मैंने एक मीडियन ड्रॉप किया है ए डी। ठीक है, तो ये जो मीडियन होगा ठीक है, ये जो मीडियन होगा क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल होने के कारण ठीक है यही मीडियन आपके एल्टीट्यूड की तरह भी एक्ट करेगा और यही मीडियन आपका एंगल बाइसेक्टर की तरह भी एक्ट कर रहा होगा। क्लियर? अगर वो क्वेश्चन में बोले कि एडी आपका एंगल बाइसेक्टर है तो आप इसे एज अ मीडियन की प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, आप इस पे एज अ एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी लगा के भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब अगर वो बोल दे एडी मीडियन है तो आप इसे एडी को एल्टीट्यूड भी ले सकते हो, एडी को एंगल बाइसेक्टर भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल होने के कारण जो मीडियन है वो एल्टीट्यूड की तरह भी बिहेव करता है, वो एंगल बाइसेक्टर की तरह भी बिहेव करता है। मतलब दोनों हिसाब से वो बिहेव कर रहा होता है। और यही अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा क्लियर, तो उस केस में भी ऐसे ही होता है। तो पीछे वाले केस में जो मीडियन था उसे आप एल्टीट्यूड मान के उस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने वो बात आपको वहां पर नहीं बताई क्योंकि मैं यहां पर बताना चाहता था। तो आप नोट डाल के एक और बात लिख लो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो उसमें भी जो मीडियन है, एल्टीट्यूड है और एंगल बाइसेक्टर है, दे ऑल आर सेम, means they can use the property of each other। मतलब median can use the property of angle bisector, angle bisector can use the property of altitude and so on। क्लियर? ठीक है, तो मैं यहाँ पर एल्टीट्यूड की प्रॉपर्टी लगा दूं तो मैं बोलूंगा ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल का टोटल सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये 35 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 55 होगा। ठीक है, अब देखो
क्यों? क्योंकि ये मीडियन है, यही एल्टीट्यूड है, यही एंगुलर बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब इसे भी 55 होना चाहिए। अब क्रॉस चेक करके देख लेते हैं। तो 55 110 प्लस 70 180, मतलब ये बात भी ठीक है। क्लियर? तो ये बात आप लोग लिख लेना नोट डाल के। आइसोसेलेस ट्राइंगल पे अगर दो साइड जो सेम साइड है, ये नहीं यहाँ से जो जा रहा है, अगर वो बोलता कि बी से ए सी में मीडियन जा रहा है, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नहीं लगती। ये प्रॉपर्टी तभी लगेगी जब उस वाले वर्टेक्स को यूज करेंगे जिसके दोनों साइड आपस में सेम है, तभी ये प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो वो यही चेक करना चाहता है वेदर यू आर अवेयर ऑफ दिस प्रॉपर्टी और नॉट। क्लियर? होपफुली आई गेस आपको समझ में आ गया होगा, और इस पॉइंट को आप पक्का से वहां पे लिख लेना अपनी थ्योरी पे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, for an equilateral triangle the ratio of in radius and outer radius is। ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे तो हमें पता ही है, हमने डिस्कस कराई है। स्मॉल r इज टू कैपिटल R इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 1:2, हम लोगों ने डिस्कस कर ही रखा है, बट देख लेते हैं दोबारा से। ठीक है, ये क्या होता है स्मॉल r, ये क्या होता है कैपिटल R। तो वो मुझसे पूछ रहा है r इज टू r कितना होगा। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। इस साइड को a मान लेता हूँ, इस साइड को b मान लेता हूँ, इस साइड को c मान लेता हूँ। ठीक है, अच्छा क्लियर? वैसे तो ये हम आई गेस मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन से पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। एक सेकंड जो मैं आपको बता ही देता हूँ। ठीक है, ये थ्योरी, ये वाली थ्योरी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये रहा, देखो ये था। ठीक है, अब ये कहाँ डिस्कस कर रहा है ये मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, कौन से पार्ट में डिस्कस हुआ है, आई गेस पार्ट 4 में डिस्कस हुआ होना चाहिए था। ठीक है, वहां से मुझे पता है। ठीक है, आप लोग तो क्योंकि पार्ट वाइज कर ही रहे होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो मुझे पता था स्मॉल r इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, a बाय, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सारे a होने वाले हैं। ठीक है, a बाय 2√3, मैंने आपको बोला था आपको ये याद होना चाहिए। और कैपिटल R क्या होता है, कैपिटल R होता है आपका कैपिटल R कितना होता है, कैपिटल R होता है आपका रूट, मुझे तो याद ही नहीं यार। कैपिटल R होता है आपका a बाय √3, हाँ यही होता है। ठीक है, तो उसने आपसे r/r पूछा था, तो बस सिंपल था, r/r मतलब a बाय 2√3 अपॉन a बाय √3। तो ये क्या बन गया, ये बन गया r/r इज इक्वल टू a बाय 2√3 इंटू √3 बाय a। दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, ये आ जाएगा आपके पास 1:2। क्लियर? जब मैंने ये डिस्कस किया था तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आई गेस आपके CGL 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अगर पता होता वो थ्योरी जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की होती, अगर वो आपने ध्यान पे रखा होता, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल R इज ट्वाइस ऑफ R इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको बोलना था दिस R अपॉन कैपिटल R इज इक्वल टू 1/2। क्लियर?
इतना भी नहीं करना था, ऑप्शन देखते ही आप मार सकते थे। ऑप्शन क्या होने वाला है? ए। क्लियर? ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ ट्राइंगल इज 24 सेंटीमीटर। देखो बोलता है एक ट्राइंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, और उसके इन सर्कल, उसके अंदर एक सर्कल है। ठीक है, मतलब ये इन सेंटर वाला कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, और उसका सरकमफ्रेंस जो सर्कल है, ठीक है, सर्कल का सरकमफ्रेंस कितना है? 44 है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। आपको पता है इन सेंटर के केस में आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एकदम क्लिक में आना चाहिए आपके दिमाग पे। आपको पता है कि इन सर्कल के केस में डेल्टा इज इक्वल टू आर डॉट एस होता है। एस क्या होता है? पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, सेमी पैरामीटर। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है? यहाँ पे आपको बता रखा है, अगर मैं इसे ए मानूं, इसे बी मानूं, इसे सी मानूं, क्वेश्चन का पहला लाइन पढ़ोगे तो उस पर लिखा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है? 24 है। मेरा एस क्या होता है? एस होता है सेमी पैरामीटर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 होता है। तो एस कितना आ जाएगा? 24 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 12। एस कितना आ जाएगा मेरा? 12। अब बात है कि कहीं से मैं ये आर निकाल दूं तो मेरा काम होने वाला है। मुझे पता है ये इजीली मैं सॉल्व कर लूंगा। ठीक है, अब देखो आर के लिए, देखो उसने बोला है कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ इन सर्कल, जो ये सर्कल है इसका सर्कमफ्रेंस कितना है? इसका सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कल का सर्कमफ्रेंस है 44 सेंटीमीटर। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, आई गेस हमने ये सर्कल डिस्कस नहीं करा, बट इतना तो आपको पता ही होगा, 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 गिवन है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। ठीक है, इंटू आर इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से आपका सॉल्व करने पे आर कितना आ गया? आर आ गया आपके पास 7। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप डेल्टा इज इक्वल टू आर कितना आ गया आपके पास? 7 इंटू एस कितना आ गया? 12। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो डेल्टा कितना आ जाएगा आपके पास? 84 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन सी। क्लियर? ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, इफ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर दिस देन द ट्राइंगल इज। ओके, अच्छा, रेशियो क्या दिया है? 3:4, 1, 5/4 is to 13/4। ठीक है, 4 सारे में 4 कॉमन दे देता हूं तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 12/4 is to 5/4 is to 13/4। ये बन जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेशियो। इसे भी सॉल्व करके 4 सबसे हटा देता हूं तो इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो जाएगा? 12:5 ये इक्विवेलेंट रेशियो बन जाएगा। ठीक है, रेशियो में मैं बता दूंगा, वैसे इतना तो सभी को पता ही होगा क्या करा मैंने। ठीक है, तो साइड्स क्या क्या हो गए? मतलब साइड्स है आपके 12 के, 5 के और 13 के, ये आपके साइड्स हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं
एक एक ट्राइंगल, ठीक है, मैं इसे ए मानता हूं, इसे बी मानता हूं, इसे 90 डिग्री मानता हूं और इसे सी मानता हूं, ठीक है। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पता है, अगर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो ये कौन सा ट्राइंगल होता है? ये आपका होता है राइट एंगल ट्राइंगल। पता ही है, आप सबको पता ही है। अच्छा देखो, ए और बी के लेंथ को अब फिक्स्ड ही रखो आप, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। राइट एंगल का केस है ये, ठीक है। ये दो स्केच ले लो, ठीक है, ये राइट एंगल है, क्लियर। यहां पर 90 डिग्री है। अगर आप सोचो, ये इस केस में क्या है, इस केस में जो सी स्क्वायर है वो इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना। अच्छा, अब मैं ए और बी की लेंथ नहीं चेंज करता, मैं इनके एंगल को अगर कम कर दूं, ठीक है, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में तो कुछ फर्क नहीं आया लेंथ पे, हाँ, बट सी का लेंथ कम हो गया, सी का लेंथ कम हो गया ना। अब क्या होगा, अब सी स्क्वायर इज लेस देन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। और देखो एंगल क्या हो गया इस केस में, एक्यूट एंगल हो गया ना, समझ रहे हो। देखो पहले ऐसा था 90 डिग्री में था ये, ठीक है। उस केस में क्या था, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, ठीक है। ए बी के लेंथ को चेंज नहीं किया आपने, एंगल को कम कर दिया, देखो सी कम हो गया। अब आप ये नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ठीक है। आप बोलोगे सी स्क्वायर लेस देन है अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो इस केस में एंगल कैसा बन रहा है, एक्यूट एंगल। अच्छा इसी केस को देखो, ये है, अगर मैं ऐसे कर दूं तो अब सी बड़ा हो गया जितना था पहले से, तो सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। और एंगल क्या है इस पे, ऑब्ट्यूज एंगल है, समझ रहे हो ना कंसेप्ट। तो मैं यहां से क्या डिडक्ट कर सकता हूं, अगर सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो मेरा क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ठीक है। और अगर सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है तो क्या होता है मेरा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्लियर। इतना बात क्लियर हो गया। तो इस केस में देखो सबके स्क्वायर कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, के को चाहे आप हटा ही दो, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169, ठीक है। अगर आप देखोगे 144 प्लस 25 इज इक्वल टू, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है। तो ये कौन सा केस है, ये तो सिंपली आपका राइट एंगल का केस है, क्लियर। वैसे ही इस पे ऑब्ट्यूज एंगल के केस आ जाते हैं और एक्यूट एंगल के भी केस आ जाते हैं, क्लियर क्लियर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट। ये कंसेप्ट भी हमने पहले डिस्कस नहीं किया था, ठीक है, बट इसे आप सिंपली कर सकते हो, ठीक है। ओके, होपफुली आपको ये लेक्चर्स समझ में आया होगा। अभी हम क्या करते हैं, जितनी थियोरी हम लोग पढ़ चुके हैं उसके ऊपर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, जस्ट टू बी इन टच कि थ्योरी का यूज़ कैसे करते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद हम फिर से थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्लियर। आज का ये थर्ड लेक्चर है, अगर पॉसिबिलिटी हुई तो 2 लेक्चर और अपलोड करूंगा मैं, ठीक है। ओके, अगर आपको पसंद आया तो लाइक पक्का कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। बाकी मेहनत करते रहिए, उसी से आपका रिजल्ट अच्छा होगा। ओके, थैंक यू।